हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो और बेहतर अवस्था में हो। आज है हमारा हिस्ट्री का लेक्चर जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, मैंने पिक भी डाली है, देखिए पिक में गांधी जी ने कैसे लीड किया था इस आंदोलन में, और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा रही थी। तो इसको हम शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का ये। इसके कारण जान लेते हैं। पहले तो कारण ये है कि विश्व युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, इसका ब्रिटिश में को इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगाना पड़ा था। और इसके कारण उसने क्या किया था, जो जो उसके उपनिवेश थे उस पर इसने इन्होंने प्रेशर डाल दिया और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठे किए गए, जिसके कारण कि आंदोलन शुरू करना भारतीयों के लिए ज़रूरी हो गया था। क्योंकि उन्होंने जो युद्ध अंग्रेज़ों ने शुरू किया था उसकी हानि भारतीयों को उठानी पड़ी थी। रोल टैक्ट था, जो रोल टैक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हर भारतीय इतना ज़्यादा मतलब त्रस्त हुआ था, पीड़ित हुआ था, कि उसको लगा था कि अब अंग्रेज़ों का विरोध एक एक सवर में करना चाहिए और पूरे मुखर होकर करना चाहिए, यानी तेज़ी से करना चाहिए। क्या था कि तुर्की के खिलाफ खलीफा थे ना, जो तुर्की जो लड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो यूके के खिलाफ लड़ा था, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। और तुर्की के साथ में क्या किया था, ये भारतीय मुसलमानों को ये कहा गया था, भारतीय मुसलमान साथ देते थे ब्रिटेन का हर बात में। तो उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय मुसलमानों को ये तसल्ली दी गई थी कि तुर्की के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा जब ये हार जाएगा। तो तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया, लेकिन उसके खलीफा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इससे मुसलमान थे जो भारत के, वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि तुर्की के खलीफा को अपना वो राजनीतिक गुरु मानते थे। और वो भी अभी क्या है कि एक आंदोलन करना चाहते थे, यह जो कि ब्रिटेन के खिलाफ में हो, ब्रिटिश के खिलाफ में हो। ब्रिटिश द्वारा ये बोला गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में स्वराज या स्वशासन दिया जाएगा, और वो देना तो दूर था, काला कानून रोल्ट एक्ट लाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हत्याकांड हुए, जिससे कि हर भारतीय अब आंदोलन में कूदना चाहता था। तो क्या था, इसमें दो आंदोलन एक साथ चले थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए। एक असहयोग आंदोलन था, वो तो उसमें तो नॉर्मल भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी थे। और जो मतलब खिलाफत आंदोलन था, वो उसमें मुस्लिम ज़्यादा शामिल थे, और ये मैसेज देने के लिए कि अगर मुस्लिमों के हितों पर चोट होती है तो वो भी कांग्रेस का साथ देंगे और ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किया गया 1919 में दिल्ली में। जो ये अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था, ये खिलाफत आंदोलन के लिए ही किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था, 1919 में दिल्ली में हुआ था। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई थी मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन को लीड करने के लिए। और मैं इस बता दूं, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, एक हिंदू को बनाया गया था 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉरी। असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, उसमें क्या क्या कार्यक्रम थे, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। स्कूलों का, कॉलेज का, सरकारी न्यायालयों का, सबका बहिष्कार किया जाना था। भारतीय पंचायत सिस्टम हर गांव में लागू करना था। खादी के कपड़े को पहनना था, इसका प्रचार करना था, और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना था। और विधान परिषदों का बहिष्कार, क्योंकि ये भी सरकार को प्रेजेंट करती थी, इनका भी बहिष्कार करना था। यानी जो सरकार टैक्स लेती थी वो टैक्सों का भी त्याग करना था, यानी कि करों का भी त्याग करना था। सरकारी पदवियों और उपाधियों का त्याग करना था, जैसे राय की पदवी दी जाती थी, सर की पदवी, नाइटहुड की, हर भारतीय इन पदवियों को छोड़ देगा जिस जिसको ये दी गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाना था। सरकारी क्लर्क और मजदूर जो कि मैसोपोटामिया में काम करने के लिए जा रहे थे, उनको भी बोला गया कि आप ना जाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। असहयोग आंदोलन में सरकारी क्लर्क व मजदूरों को किस देश में जाने से मना किया गया कांग्रेस द्वारा, तो मैसोपोटामिया में जाने के लिए मना किया गया। दिसंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस हर साल एक अधिवेशन करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी साल आंदोलन शुरू हुआ था, और तो इस साल का कांग्रेस का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिसंबर 1920 को कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ। ये जगह बहुत बार पूछी गई है। और इसमें असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया, कि हमें स्वराज हासिल करना है, स्वशासन हासिल करना है। ये लक्ष्य पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हुआ। ये डेट भी पूछ ली जाती है, 1 अगस्त कि 1920 को, यानी कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त को याद रखना। और इसी दिन क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस पे 5 स्टार लगा लो।
इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस दिन किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, और इनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ में इनके नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, और इस तिलक स्वराज फंड में देखिए 1 करोड़ रुपए आए। यानी इस तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए का लोगों ने दान दिया। 1 करोड़ रुपए उस समय, ये मान लो आज के 50 अरब रुपए के बराबर थे। ये मान लो आप, इतना रुपया इसमें आया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि तिलक स्वराज फंड में कितनी राशि आई, तो 1 करोड़ रुपए आए तिलक फंड, स्वराज फंड में। तो ये आपने याद रखना है। और रोजमर्रा के कार्यकलाप देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति स्थापित की गई। यानी जो रोज कांग्रेस ने क्या आउटपुट निकाली, को आंदोलन कहाँ तक गया, तो इसके लिए 15 सदस्य की कार्यकारिणी समिति स्थापित की गई। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति कहाँ पर स्थापित की गई, कब की गई, तो ये असहयोग आंदोलन में स्थापित की गई। क्यों की गई, डेली के डेली कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचे और आंदोलन कहाँ तक पहुँचा। और यही सुझाव दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। लेकिन उनका कद कांग्रेस में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, ये माना नहीं गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की भी स्थापना की। देखिए जो कांग्रेस थी ना, वो सिर्फ एक ही थी और एक ही लेवल, सेंट्रल लेवल पे काम करती थी। और असहयोग आंदोलन में प्रांतों में भी कांग्रेस की कमेटियां यानी इसकी ब्रांच स्थापित कर दी गई, और लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसके लिए इसमें क्या किया, भाषाई आधार बनाया गया। यानी जिस प्रांत में जैसे लोग होंगे उनकी भाषा, उसी तरह से कांग्रेस को वो चला सकेंगे, ताकि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। कांग्रेस की सदस्यता फीस 4 आना रखी गई हर साल के लिए। यानी 1 साल के लिए कोई कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो उसको 4 4 आना पे करने पड़ेंगे। ये 4 आना फीस रखी गई, जिसे चवन्नी कहते थे। तो आपको याद रखना है, ये फीस भी पूछ लेते हैं, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 10 रुपया। तो हर साल के लिए फीस 4 आना रखी गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इससे क्या होता है कि आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन आंदोलन शुरू होने के साथ ही क्या होता है कि इससे कुछ लोग अलग हो जाते हैं जो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते और इसका विरोध करते हैं कि ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। इनमें इनके नाम याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पोल और जीएस करपड़े हैं जो इस आंदोलन का विरोध करते हैं और ये अलग हो जाते हैं। इन पांचों के नाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक नाम और डाल देंगे, बोल देंगे 3 इसमें आंदोलन से अलग हो गए और एक जो अलग नहीं हुआ था उसका नाम डाल देंगे। तो आपने ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। 1921 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जब आंदोलन से अलग हुए तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की इनके द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंदोलन का प्रसार करने के लिए गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया, और किसके साथ किया, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधु थे जो कि खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो इसी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया। ये पूछ लेते हैं किसके साथ किया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार जो था, ये पूछ लेते हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सफल रहा। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा सफल रहा पूरे भारत में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनका बहिष्कार। और दूसरे नंबर पर पंजाब रहा, सेकंड नंबर पर पंजाब का स्थान था, ये भी याद रखना है आपने। और इसके साथ में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। ये नेशनल कॉलेज कलकत्ता उस समय एजुकेशन के लिए बहुत फेमस था, और इंडिया का, इंडियन के द्वारा, भारत का भारतीयों के द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ये एक तरह से इंस्टीट्यूट था। और इसके जो मतलब एक तरह से ये बनाए गए थे प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल बनाए गए थे, हेड बनाए गए थे, सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और राजेंद्र प्रसाद ने, इन सब ने वकालत छोड़ दी सरकार का विरोध जताने के लिए। और पूरे आंदोलन में अगर ये पूछ लें क्या सफल रहा, मतलब कि कौन सा सबसे ज़्यादा कार्यक्रम सफल रहा, तो वो सफल रहा था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों को आर्थिक हानि हो, क्योंकि हर काम वो तो इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए करते थे अंग्रेज़। और ये आंदोलन तभी सफल होता जब उनको इकोनॉमिक नुकसान हो। तो उसके लिए इनको विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना जरूरी था भारतीयों द्वारा, और यही भारतीयों ने किया, और बहुत ज़्यादा ये सफल भी रहा, और इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, अंग्रेज़ों को बहुत धक्का लगा।
तो ये पूछ लेंगे 4 कार्यक्रम देके कौन सा सबसे ज़्यादा सफल रहा, तो पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सफल रहा था। कराची में अली बंधुओं ने कहा कि सच्चा मुसलमान सेना को छोड़ देगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किसने कहा था सच्चा मुसलमान सेना को छोड़ देगा। अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये बात कही थी। और कहाँ पर कही थी? कराची में कही थी 1921 में। स्थानीय तौर पर भी कुछ आंदोलन हुए इसी समय पर, आपसे पूछा जा सकता है। एक का आंदोलन हुआ, ये यूपी में हुआ था, अवध में। पंजाब का गुरुद्वारा छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये पंजाब में हुआ था, गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए। अवध का किसान आंदोलन हुआ था। और मोपिला विद्रोह, ये मोपिला विद्रोह की जगह भी पूछ ली जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये केरल में हुआ था और ये भी जमींदारों के खिलाफ आम किसानों का आंदोलन था। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भाग लिया। कई बार वर्ग पूछ लेते हैं कि किस वर्ग की इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन या भागीदारी थी। विद्यार्थी दे देंगे, किसान दे देंगे, महिलाएं दे देंगे या मुस्लिम दे देंगे। तो सब आपको याद रखना है। तो विद्यार्थी इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन विद्यार्थियों का था। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही। यानी जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन चले, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, शून्य अवज्ञा या भारत छोड़ो, ये कई बार पूछा गया है हर एग्जाम में क्वेश्चन, और आगे भी घुमा फिरा के पूछेंगे कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिमों की भागीदारी किस आंदोलन में सबसे ज़्यादा रही थी। तो वो असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही थी। और गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे पूरे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में, जिनको बिना पट्टी बांधे जामा मस्जिद में महिलाओं को मतलब लेक्चर देने के लिए या भाषण देने के लिए ले जाया गया। यानी जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनके सामने भाषण देने के लिए पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में बिना पट्टी बांधे सिर्फ गांधी जी को ले जाया गया। ये भी पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जामा मस्जिद में बिना पट्टी बांधे जिसने मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया। तो वो थे महात्मा गांधी। गांधी 1921 में लॉर्ड रीडिंग से मिले। उस समय वायसराय, जब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड, याद रखना है। लेकिन 1921 में वायसराय बदल कर आ गए थे, लॉर्ड रीडिंग आ गए थे। तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे कि किस वायसराय से मीटिंग हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी की। तो वो लॉर्ड रीडिंग से मिले थे और इसमें कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि एक दूसरे की मांगे मिल नहीं पाई थी। और ये कह रहे थे लॉर्ड रीडिंग तो कि आप विरोध करो मुस्लिम लीग का, कि वो जो कह रही है मुस्लिम लीग या अली बंधु कह रहे हैं कि भारतीय सेना को छोड़ दे मुसलमान। तो गांधी जी समझ गए कि अंग्रेजों की चाल है हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया और यह समझौता टूट गया जो लॉर्ड रीडिंग और गांधी जी के बीच होना था। फिर क्या हुआ कि जो एक कांग्रेस का सेशन होता था, मैंने आपको हर बार बताया कांग्रेस का सेशन होता था, हर साल वार्षिक सालाना होता था और ये दिसंबर के महीने में होता था। इसमें पूरे साल की रूपरेखा तय करती थी कांग्रेस। उस समय गांधी मतलब कांग्रेस को लीड कर रहे थे। तो 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आंदोलन इस समय पीक पर था। पूछ लेंगे 1921 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो वो अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में। और सी आर दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये भी पूछते हैं कि सी आर दास को कब अध्यक्ष बनाया गया असहयोग आंदोलन के दौरान, 1920, 21, 22 में। तो आपको याद रखना 1921 में इनको कांग्रेस के वार्षिक सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है, उस समय वे ये जेल में थे और जेल में होने के कारण इन ये अध्यक्षता नहीं कर सके। तो अध्यक्षता जो की थी हकीम अजमल खान के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये जो फैक्ट आपने याद रखना है। 1921 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का हुआ अहमदाबाद में। सी आर दास को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया, लेकिन वो जेल में थे। जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान के द्वारा की गई। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने घोषणा कर दी, जब उन्होंने देखा कि सरकार नहीं झुक रही है तो उन्होंने घोषणा कर दी अब असहयोग आंदोलन के साथ साथ वो शून्य अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी
क्या करेंगे कि हर जगह पे सरकार के कानूनों को तोड़ा जाएगा, ठीक है, जो 10 साल बाद शुरू किया जाता है। तो ये घोषणा उन्होंने तभी कर दी थी 1922 में 1 जनवरी को ही, कि अब हम अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी अब हम कोई कानून नहीं मानेंगे और पूरी तरह से देश को आज़ाद करा के मानेंगे। 1 फरवरी 1922 को ही घोषणा की, ये डेट भी याद रख लेना। लेकिन 5 फरवरी को क्या होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसमें कि 22 पुलिस वाले जला दिए जाते हैं आम भीड़ के द्वारा। और गांधी जी ने अपने हर आंदोलन का लक्ष्य रखा था सत्य और अहिंसा, और ये हिंसा की घटना हो जाती है। कहाँ पर, ये जगह याद रखना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और 5 फरवरी, ये डेट भी याद रखना। क्योंकि अभी एक तो फरवरी का महीना चला, और दूसरी बात, इस आंदोलन को 100 साल पूरे हो गए हैं। तो ये इस चोरा चोरी कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा, ये कहकर कि मैंने ये कहा था कि मैं अहिंसा रहेगी तभी तक आंदोलन जारी रखूंगा, और हिंसा होगी मैं आंदोलन वापस लेता हूँ। इससे सभी हक्के बक्के रह गए, जो भी जेल में थे, बाहर थे, आंदोलनकारी थे, या अंडरग्राउंड रह के आंदोलन कर रहे थे, सब हक्के बक्के रह गए, गांधी जी से बड़े नाराज हुए। और साथ में मुस्लिम वर्ग भी थोड़ा शांत पड़ गया था। कारण क्या था कि तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने विद्रोह करके वहां पर शासन हथियार लिया था, और ये एक मॉडर्न सोच का आदमी था, और इसने खलीफा का जो पद था उस पद को ही समाप्त कर दिया। और एक मुसलमान द्वारा खुद खलीफा के पद को तुर्की में समाप्त करना, ये दिखाता था कि हाँ, अब मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, और भारतीय मुसलमानों ने भी अपना कदम पीछे हटा लिया था। और ये भी ध्यान में रखना है, तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने महिलाओं को वयस्क मताधिकार, बहुत सारे सुधार किए थे, जिससे कि मुस्लिम जो वर्ग था हिंदुस्तान का या इंडिया का, वो भी पीछे हट गया था और आंदोलन से दूर होना शुरू हो गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, सभी जो प्रोग्राम में थे ना, उनसे अलग एक कार्यक्रम बाद में चलाया गया, जो कि असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। ये ऐसे ही नेचुरली चला दिया गया था। ताड़ी की दुकानों पर धरना, यानी जो शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरना दिया गया, और यह शामिल नहीं था प्रोग्राम में, फिर भी सफल रहा। चार प्रोग्राम दे के पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। तो याद रखना, ताड़ी की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर धरना शामिल नहीं था कार्यक्रम में, लेकिन बाद में चलाया गया और यह सफल भी रहा था। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।